बात करेंगे पीओके में मचे हुए भयंकर बवाल की। पीओके में पिछले 16 दिनों से जारी प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। कई लोगों की जान जा चुकी है। रावलकोट में एक बार फिर से लोग सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तान की सरकार को 24 घंटे का फाइनल अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो अब लड़ाई आर पार की होगी। लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार इस विरोध को दबाने के लिए हर बार एक नई चाल चलती है। एक बड़ी खबर यह आ रही है कि शहबाज शरीफ ने पीओके में दूध और दवाइयों की सप्लाई रोक दी है। सप्लाई वाहनों को पीओके जाने से रोका जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रावलकोट में पिछले कई दिनों से बाजार बंद है। मुजफ्फराबाद में दवा की बड़ी किल्लत है। नीलम जिले में कहीं पर भी आटा नहीं मिल रहा। इंटरनेट सेवा ठप है। पाकिस्तान की सरकार ये कह रही है कि पीओके में ऑल इज वेल है। तो प्रदर्शनकारियों ने 24 घंटे के अंदर अंदर पीओके से पाकिस्तानी सेना और सरकार को बोरिया बिस्तरा बांधकर भाग जाने का अल्टीमेटम दिया है। कुछ तस्वीरें आप वहां की देखें। तो जो तस्वीरें सामने आ रही है और जो डिटेल्स आ रही है, समीर जी, ये तस्वीरें और ये जानकारी तकरीबन 60 लोगों के, जब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, 60 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और निहत्तों पर गोलियां चलाई गई हैं और बड़ी वाजिब मांगों के साथ ये लोग सड़क पर हैं। इनकी आवाज को कुंद करने के लिए बताया जा रहा है कि सप्लाई भी रोकी जा रही है, दूध नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, आटा नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, दवा नहीं पहुंचने दी जा रही है। देखिए, पीओके में जालिम आसिम मुनीर कितना भी अपना जोर चला रहे हो, लगातार जिस तरीके से वहाँ नरसंहार कर रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, युवाओं को मारा जा रहा है, महिलाएं वहाँ, कहाँ खबर ये आ रही कि महिलाएं वहाँ की जो थी पीओके की, उनको उठाकर सैनिक वहाँ से कई महिलाओं को लेकर चले गए। तमाम तरह के अत्याचार उनके ऊपर किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जो आग लगी है और जो उनके अंदर जज्बा बंधा है कि भाई अब हमें मुक्ति चाहिए आसिम मुनीर से, पाकिस्तान से, और मुझे लग रहा है कि अब ये अंतिम परिणति को लेकर जा रहे हैं। अब उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती। और मुझे लगता है कि वो देखते होंगे ना कि भारत के पास जो कश्मीर है, वहाँ जिस तरीके से विकास हो रहा है, काम हो रहा है, लोग अच्छे जीवन जी रहे हैं, उनको लगता होगा कि भाई हमारा जीवन इतना नरकी क्यों है, हम पास में देखने पे इतना बेहतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, सुविधाएं मिल रही है, सारे साधन हो रहे हैं, वो लोग इतने बेहतर जिंदगी जी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और हम दिन पर दिन बदतर क्यों होते जा रहे हैं। तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ सरकार जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, अब उन्होंने अपने सर पे कफन बांध लिया है कि ये कुछ भी करे, हम उनसे मुक्ति पाकर लिखेंगे। अब वो भले उनके पास दूध न दे, आटा न भेजे, चावल ना भेजे, तमाम तरीके सैनिक वहां पर प्रतिबंध लगवा दो आप उनको, लेकिन अब वो सड़कों पर उतर आए और मुझे लग रहा है ये लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन जीत उनकी होने वाली है। और ये तय है कि अब वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो आजाद होकर रहेगा। वो जीत की तारीख कब होगी और आसिम मुनीर की हार कब होगी, ये तो पीओके में जो इस वक्त ये जंग लड़ रहे हैं वहीं के वासी ही बता पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गुस्सा केवल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही नहीं है, बलूचिस्तान में भी लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया है। बलूचिस्तान के चर्चित एक्टिविस्ट महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा के बाद लोग सड़क पर हैं और महरंग बलोच पर दिए गए फैसले का लोग विरोध कर रहे हैं। ग्वादर में 2024 की एक रैली के दौरान सिक्योरिटी ऑफिसर की मौत के मामले में महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला उस समय आया जब महरंग बलोच हिरासत में लिए गए दूसरे बीवाईसी नेताओं और उनके वकीलों ने जब कोर्ट की कार्रवाई का बॉयकॉट किया था। बताया जा रहा है कि पेशे से डॉक्टर हैं महरंग बलोच, बलूचिस्तान के लोगों के अधिकारों के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रही हैं, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खुलकर बोलती हैं। महरंग बलोच ने अपने प्रांत में लोगों को जबरन गायब करने के फैसले के खिलाफ भी लगातार आवाज उठाई है। महरंग बलोच की गिरफ्तारी, दरअसल पाकिस्तान की सरकार हो या फिर वहां की फौज, जो दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ना बलूचिस्तान संभल रहा उनसे, ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर संभल रहा, ना खैबर पख्तूनख्वा संभल रहा। देखिए, महरंग बलोच वो व्यक्ति हैं जो बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी का जो आतंक है उसके खिलाफ वो लड़ाई कर रहे थे और बलूचों को इकट्ठा कर रहे थे। चूँकि वो पेशे से डॉक्टर थे इसलिए उनकी बहुत प्रतिष्ठा भी थी और उनका मानना था कि ये फोर्सफुल ऑक्यूपेशन हमारा किया गया है। जैसे 1947 के बाद जो है वो कोई ऑटोमेटिक उनका हिस्सा नहीं बन गया था, उस हिस्से को उन्होंने अपने पास कब्जा किया था। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वहाँ पर घटनाएं घटित हो रही हैं
त्वरित तो कुछ नहीं होने वाला है। त्वरित में एक ही काम हो सकता है कि वहां पर अभी वो ऑटोनोमस रीजन है, तो आप मान करके चलिए कि वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या बाकी सारी चीज़ों का काम है उसका दायित्व जो है वहाँ की प्रांतीय सरकार की है। वहाँ करेंसी, कम्युनिकेशन, विदेश नीति और डिफेंस, ये सब चीज़ें जो है वो पाकिस्तान की सरकार करती है। तो क्या आने वाले दिनों में उसको फुल्ली इंटीग्रेट करने की वो कोशिश करेगी क्या पाकिस्तान की सरकार? और उसके लिए दमन वहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि जो लोग अभी सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका दमन करके, और उस दमन के विरोध यदि वो दमन और बढ़ता है तो मुझे लगता है चिंगारी और बढ़ेगी आने वाले दिनों में। बलूचिस्तान के साथ एक ही चीज अभी लग रहा है, जो कल मैंने कहा था कि बलूचिस्तान के जो आंदोलन थे उसको समर्थन ईरान का भी था, टैक्टिकल समर्थन ईरान का था, और हम मान करके चलते थे कि एक समय कहीं ऐसा आएगा कि भारत की सेना जो है ऑपरेट करती है या भारत बलूचिस्तान मूवमेंट को खुल करके समर्थन में आ जाता है, तो क्या उस समय ईरान भी खुल करके आ जाती, क्योंकि वहां के बहुत लोग मानते हैं कि उसके हिस्से जो हैं वो ईरान के हिस्से होने चाहिए थे। अब जब रिश्ते उनके आपस में बढ़ रहे हैं तो क्या बलूचों के मूवमेंट को उतना पहले जैसा ईरान समर्थन करेगा या नहीं करेगा, ये आने वाले दिनों में देखने को दो बातें हैं जो अभी पीओके और विजय जी बलूचिस्तान के संदर्भ में भी कही गई। हम मेहरंग बलोच की बार बार इसलिए बात करना जरूरी है, बलूचिस्तान की शेरनी के तौर पर इन्हें पुकारा जाता है। पाकिस्तान का टुकड़ा टुकड़ा होना, ये भारत हमेशा से यहाँ पे एक डायलॉग और डिस्कशन रहा है, हो सकता है नहीं हो सकता है, मैं इस पर थोड़ा और विश्लेषण बड़ा करना चाह रही हूँ। देखिए, मेहरंग बलोच ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जी, हैं, तो वो अपनी लड़ाई वहाँ पर चल रही है उनकी, वो लगातार लड़ रहे, कोई नई बात उसमें नहीं हुई है। लेकिन बलोच के साथ जो एक बात इंपॉर्टेंट हुई, जो प्रोफेसर साहब ने कही, एक तो उसको समझना चाहिए कि ईरान उसमें सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ईरान और अभी जो अमेरिका ईरान के बीच डायलॉग है उसमें पाकिस्तान के मुझे नहीं लगता कि ईरान इस समय इस मसले पर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ काम करेगा, तो वो बलूच के साथ खड़ा दिखने की कोशिश तो कम से कम नहीं करेगा। दूसरी तरफ अभी आपने इसका जिक्र किया, एक वो भी देखिए जो अफगान जो लोग हैं, तालिबानी जो लोग पाकिस्तान को पूरे के पूरे उस बॉर्डर को क्रॉस करके डूरन लाइन के, वहाँ पर भी एक बड़ा विवाद और आंदोलन लगातार चल रहा है। पीओके को लेकर एक बात समझने की ज़रूरत है कि पीओके को दरअसल न तो पीओके के लोग उसको अपना पाकिस्तान के साथ जोड़कर देखते हैं और न पाकिस्तान के लोग अपने साथ जोड़कर देते हैं। पाकिस्तान को जब आतंकवादियों को भारत के खिलाफ तैयार करना हो, आतंकवादी अड्डे बनाने हों, ये सारे काम करने हो, उसके लिए पीओके का इस्तेमाल, हाँ, इसके लिए इस्तेमाल होता है। बाकी कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है वो कितना काम कर रहा है। ये नहीं है कि आज हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीओके खासतौर से वो पाकिस्तान पीओके का वो हिस्सा 1970 की स्थिति में पहुँच रहा है। 1970, हाँ, जो 1970 में जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ वो पीओके के करीब पहुंचने लग गया। अब वो आग लगने में उस गुस्से को लेकिन वो किसी भी दिन ब्लास्ट हो सकता है। कई बार होता है ना, इतना सिमर करके जो धीमी आंच में चलता रहता है वो किसी दिन ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन वहां पहुंच रहा है। और पीओके को लेकर पाकिस्तान बहुत मजबूत तरीके से वो लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये जितना ये कर रहे हैं ना, ये सेना को वहां पर भेज रहे हैं, ये उस गुस्से को और बढ़ा रहा है। हाँ, तो ये उनके लिए ज़्यादा मुश्किल का काम होगा और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान सरकार का पीओके के लोगों के साथ कोई इंटरेस्ट पाकिस्तान के जुड़ाव का नहीं है, तो वहाँ पर ये संभावना हो सकती है। अब जो दूसरे लोग हैं वो कितना देख रहे हैं, इसका कितना मौके का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर भी डिपेंड करेगा। हर्षवर्धन जी, नहीं, देखिए, एक तो ये कि जब हम मेहरंग बलोच की बात कर रहे हैं तो 33 साल की लड़की है और इसने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नाक में दम कर रखा है, और यही वजह है कि उसको उम्र कैद की सज़ा उन लोगों ने सुना दी है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये बाहर रहेगी तो उनके लिए बहुत मुसीबत करेगी। एक चीज़ ये अभी के संदर्भ में बिल्कुल ठीक बात है कि ईरान जिस स्थिति में है उसमें शायद अभी वो बलोच लोगों की जो मदद करने की बात है वो नहीं कर पाएगा, वो स्थिति उसकी नहीं है। और शायद ये भी वजह है कि पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि इसी समय में वो दमन पूरा करे। लेकिन दूसरा पहलू भी है, बलोचिस्तान से और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, इनसे जिस तरह की आवाजें चल रही हैं, जैसे वो जो ज्वाइंट
एक्शन कमेटी है, जिसके ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसके एक नेता को मार दिया गया और जिसके बाद वहां 60-70 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। तो एक तरह से कहें कि पाकिस्तान भले दूसरी तरह से लग रहा हो कि अच्छा चलो वहां वो मीडिएशन टेबल पे बैठा हुआ है, ईरान से मामला उसका ठीक हो गया, लड़ाई उस तरह की नहीं, लेकिन उसके अंदर विस्फोट बहुत जबरदस्त है। और मैं ये मानता हूं कि वो इस विस्फोट 100% पाकिस्तान के टुकड़े कराएगा ही कराएगा। टाइम फ्रेम वो तय कर पाना थोड़ा मुश्किल, लेकिन टुकड़े तो होना तय है। ईरान और अमेरिका युद्ध की स्थिति और जो पीस टॉक चल रही है उस पर भी आपको अपडेट दे दूं। इसी पीस टॉक में बिचौलिया बना हुआ है पाकिस्तान। अपना मुल्क तो संभल नहीं रहा है, लेकिन ईरान के दर्द को अपना दर्द बता जरूर रहा है। अपनों का दर्द उसे दिख नहीं रहा, क्योंकि अपने खैर मानते ही नहीं, वो ना पीओके के लोगों को मान रहे हैं, ना बलूचियों को मान रहे हैं। ये जो ईरान और अमेरिका के बीच डील हो रही है, इस डील में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लाइमलाइट लेने में सबसे आगे हैं। यही लाइमलाइट का लालच स्विट्जरलैंड में उन्हें भारी पड़ने वाला था। ब्राजील के एक मशहूर पत्रकार ने चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने बताया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हत्या का खौफनाक प्लान बना रही थी। पत्रकार का दावा है कि इस हत्या का आदेश सीधे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से आया था। जर्नलिस्ट का दावा यह है कि यह साजिश उस वक्त रची गई जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान का डेलीगेशन स्विट्जरलैंड पहुंचा था। हालांकि पाकिस्तान के सुरक्षा अधिकारियों ने इस पूरे दावे को सिरे से खारिज कर दिया और इसे बकवास करार दे दिया। क्या बोला जाए? देखिए, अब इसमें पाकिस्तान ने जो किया उसकी भूमिका को हम पूरी तरीके से खारिज तो नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान ने बिल्कुल, यदि हम पूरा नेगोशिएशन देखें तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने उसको महत्व दिया इस पूरे ये में। वो चाहे वो एक मुस्लिम कंट्री होने के नाते हो, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। उसकी जो सऊदी अरब से नज़दीकियां थीं वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। लेकिन बीच में कतर आ गया तो कतर और ये दोनों उसके साझेदार हो गए, एक तरीके से ज्वाइंट साझेदार हो गए। लेकिन पूरे परिदृश्य में आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर को इस पूरे प्रोसेस में ज़्यादा महत्व दिया गया, उनके प्रधानमंत्री को उतना महत्व नहीं दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की भूमिका को हम पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकते हैं इस पूरे जो पीस डील हुआ है। अब आने वाले दिनों में ये कितना सक्सेसफुल होता है, नहीं सक्सेसफुल होता है, ये और बात है। लेकिन तत्काल तो हमको ये मान करके चलना पड़ेगा कि इस प्रक्रिया के अंदर पाकिस्तान एक भूमिका में था। ये जो आसिम मुनीर हैं, इजराइल को तो खैर कभी भी आसिम मुनीर, विजय जी, आसिम मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो, उन्हें कभी भरोसा रहा ही नहीं है। और वैसे भी जो ईरान के साथ खड़ा है वो इजराइल के साथ नहीं खड़ा हो सकता। तो ठीक बात है। और पाकिस्तान को ईरान के साथ ही खड़ा होना है। वहाँ पर ईरान के साथ उसका एक लंबा रिश्ता भी रहा है। इजराइल के साथ तो खड़ा होना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। उस खबर को मतलब हम लोग को वो नहीं कर सकते कि सही है और गलत है, लेकिन खारिज नहीं कर सकते कि क्या है, क्योंकि दुश्मनी तो नेतन्याहू की और पाकिस्तान की जग जाहिर है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि अमेरिका और ईरान के मसले पर पाकिस्तान ने जो भूमिका निभाई उसे खारिज नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारी पिक्चर्स उसमें आई हैं, तो मुझे ध्यान है, मैं उस फिल्म का नाम भूल गया। हिंदुस्तान में कोई एक फिल्म थी, बड़ी हिट हुई थी, जिसमें बोमन ईरानी थे और वो थे, तो वो हर बड़े एक्टर और बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचाते थे। उसमें उनका एक खोफला का घोंसला, और वो प्लेकार्ड के साथ भी खिंचवाते, मतलब केवल उनका कटआउट है और उसके साथ फोटो खिंचाते थे। ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है कि मतलब जितनी भूमिका उनकी है उससे ज़्यादा फोटो उसमें खींची हैं, लेकिन उनकी भूमिका रही और उसको रहा, और इससे भी नाराज़गी नेतन्याहू की बढ़ी होगी। लेकिन क्या आसिम मुनीर और इजराइल का जो नाराज़गी है उसमें पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती में कोई बड़ा बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आ जाएगा? ऐसा भी मुझे नहीं लग रहा। वो ईरान ये भी सोचता है कि वो मेरे साथ तो खड़े हैं, लेकिन वो तो अमेरिका के साथ भी खड़े। तो उनकी जो विश्वसनीयता है पाकिस्तान की, वो दोनों तरफ ही घेरे में। अमेरिका भी ऐसे ही सोचता है, इसलिए वो जब बात होती है तो कभी कह देते हैं कि नहीं, कतर के साथ हम बात कर लेंगे, कभी ये कर लेंगे। ईरान भी समझता है कि भाई एक मुस्लिम कंट्री के तौर पर उसका साथ रहना
एक वाजिब बात है, लेकिन वो किसी भी दिन अमेरिका के साथ खड़ा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका को इनकार करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं नहीं है, नहीं, बिल्कुल, दोनों के वो बीच में यदि चुनाव करना होगा तो अमेरिका तो के वो साथ ही अमेरिका के साथ खड़ा होंगे। ईरान के बिल्कुल साथ ठीक खड़ा बात नहीं है। होगा। क्या पाकिस्तान झूठ भी फैला रहा है अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए? सी हाउ मच इम्पोर्टेंट आसिम मुनीर इज? नहीं, वो खबर जो जिस हिसाब से की गई उसके बाद पाकिस्तान का उसमें बयान आया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद नेतन्याहू की ऐसी कोई मंशा नहीं होगी, क्योंकि अगर नेतन्याहू की ऐसी कोई मंशा होती तो मोसाद क्या कर रहा है ये कभी किसी को भनक नहीं लगता। ये घटना घटने के बाद पता पड़ता जब जांच होती ये बात तो उसके सच पहले है। कभी खबर नहीं लगती इस तरीके से कि इतने बड़े व्यक्ति को मारने की योजना इतने आसानी से पाकिस्तानियों को पता पड़ जाती है और पाकिस्तानी धमकी देते कि इजराइल का हम नामो निशान मिटा देंगे, हम परमाणु बम गिरा देंगे। ये सब अपने आप को महत्व देने की बात है। काम हो पाकिस्तान जाने की। के बाद पता और चलता है कि इजराइल मोसाद भी ने ऐसी कर बेवकूफी दिया। क्यों करेगा? इजराइल क्यों पाकिस्तान से एक नया पंगा खड़ा करेगा? इजराइल को अगर ये वार्ता रुकवानी थी तो इजराइल तो ईरान पे बमबारी कंटिन्यू रखता, किसी उनके बड़े नेता को मार देता, जिससे पीस टॉक कंटिन्यू होती। कभी भी इजराइल ये नहीं करता कि वो पाकिस्तान पे इस तरीके से जाके नया फ्रंट खड़ा करके अमेरिका से भी दुश्मनी मोल लेता है। वो इजराइल इस बात को जानता है कि भाई आसिम मुनीर इस समय ट्रम्प के बहुत लाडले हैं, तो वो नहीं चाहता कि भाई पाकिस्तान से भी झगड़ा मोल लो और अमेरिका की नाराजगी भी इस मामले को लेकर जलो और दुनिया में अलग थलग पड़ो। तो मुझे लग रहा है एक कोरी और इजराइल को हासिल भी क्या होगा? कुछ नहीं होता, मुझे लगता है एक कोरी अफवाह है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, बस पाकिस्तान को अपना इंपॉर्टेंस बताने की बात थी। हालांकि ठीक है टॉक में उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है, लेकिन कुछ पाकिस्तान को बहुत कुछ इसका फायदा मिला हो मुझे ऐसा नजर नहीं आता। अमेरिका ईरान की भी बात हो, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सख्त तेवर दिखाए हैं। ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि 1 घंटे में वेनेजुएला को खत्म कर दिया और 1 हफ्ते में ईरान खत्म हो गया। ट्रंप के वही पुराने तेवर ऐसे समय में देखने को मिले हैं जब ईरान के सर्वोच्च लीडर रहे आयतुल्लाह खामेनी का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत मिली। ईरान अब उनकी शर्तों पर सामने आकर बात कर रहा है और ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। आप सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। The war is going very well. As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well. जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, मैं तो तब से सोच ही रही हूँ कि कौन सी जीत का वो क्रेडिट मांग रहे हैं, जीत हुई कहाँ पर है? नहीं देखिए, ट्रंप जो है ना, सचमुच ट्रंप के ऊपर अब तो केस स्टडी का समय आ गया है और हो सकता है कि दुनिया के बड़े विश्वविद्यालय इनके चरित्र पर, इनके मिजाज पर, इनके जो बोलने का अंदाज है, इनकी जो धमकियां देने का अंदाज है, धमकियों के बाद लौट आने का अंदाज है, फिर आई लव यू टाइप का जो अंदाज है, फिर माय डियर फ्रेंड कहने का अंदाज है, वेनेजुएला के लिए डील बोला से ना सब आज, हो जाता माय है। न्यू फ्रेंड। हाँ, वेनेजुएला के लिए डील से सब हो उसी जाता से है। भूकंप आ गया क्या? तो वो सब जो है, तो मुझे लगता है कि ट्रंप बड़ा जिसको कहते हैं कि उस कुर्सी पर वो बैठे हैं जिसके पास बहुत से ऐसे प्रिविलेज हैं, वो प्रिविलेज जो कहते हैं ना उससे बनी हुई पर्सनालिटी है। और वो पर्सनालिटी बार बार, जैसे अब तो नहीं होता, अब तो कम होता है, कभी कभी हो जाता है, पहले क्या है कि बार बार लाइट आती जाती थी, ट्यूबलाइट जो है फ्लिकर करती थी, तो कई बार तो चोक जाके ऐसे से करना पड़ता था। तो ट्रंप भी कई बार जब गड़बड़ाते हैं तो चोक ऐसे से करना पड़ता है, तब वो राइट टाइम होते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका चरित्र जो है कुछ, अब बताइए, जीत कहीं हुई नहीं, ऐसा कुछ मिला नहीं अभी तक, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो, और हर जगह वो बिग डील करते हैं। मतलब वो जो नग लेके आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पहुंचे थे, नग लेकर, जो हमारे यहाँ ये रेड साइकिल पे लेके जो घूमते हैं, तो उसको भी उन्होंने कहा कि हमने बहुत बिग डील की है, पाकिस्तान में हम रेयर अर्थ मिनरल खोजेंगे। तो ट्रंप का सब कुछ बिग होता है, हालांकि वो बिग एम्बेरसमेंट बन रहे हैं अमेरिका के। और अब 8 लाख करोड़ रुपए मांगे उन्होंने संसद से कि भाई इतना खर्चा हो गया ईरान युद्ध में, 8 लाख करोड़ चाहिए, वो भी बिग चाहिए, और संसद ने मना कर दिया कि 8 लाख करोड़ सैंक्शन नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ठीक, हमारे किसी साथी ने जो टॉप बैंड ऊपर लिखा है ना कि अब न्यू नॉर्मल है, यही न्यू नॉर्मल है विजय जी। हाँ। ये न्यू नॉर्मल है और हम सब लोग नहीं देख पा रहे, उनको दिख रही है जीत, और अब तक इतनी बार वो जीत चुके हैं इस पूरे जंग में। सबसे ज्यादा विजेता रहने वाले राष्ट्रपति के तौर पर। विजय जी 4 जुलाई को जाएंगे क्या ईरान? जाएंगे, उनकी अंत्येष्टि में जाएंगे क्या ट्रंप साहब? तो वो बड़ी बात है, और लगातार वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चले जाते हैं तो ये एक अच्छी मैसेजिंग होगी। मुस्तफा के साथ भी मिलने के लिए तैयार है। अगर उनकी कंपनियों को इजाजत मिल गई होगी तो वो जाएंगे। उसमें एक लाइन की बात, अगर अमेरिकी कंपनियों को तेहरान में अपना पांव जमाने का मिलेगा तो बिल्कुल जाएंगे, और जो स्टेट फ्यूनरल है उसमें वो शामिल होंगे। सर क्विक कमेंट। नहीं, शामिल तो नहीं होंगे वो, करके
सर कोई भी और बात नहीं- बहुत भरोसे के साथ मत कहिए और ट्रम्प साहब। और नहीं उन्हें खुद ही भरोसा नहीं। और नहीं मैं जो एक बार कमिटमेंट कर बिटू देता बम्बर हूं। लेके जाएंगे, नहीं, लेकिन ईरान उनको जी। न्योता भी नहीं भेजने जा रहा है। असली यही मूल बात यह है, और इसलिए नहीं बोल रहा है कि ऐसा यदि ईरान कर दिया तो ईरान की जनता जो है उन्हीं को पहले जो न्योता भेजने वाले हैं उन्हीं को कूटेगी, तो ये संभव होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात तो सही है कि ट्रंप अविश्वसनीय है, अनप्रेडिक्टेबल है, और ये उनकी अपनी जनता के लिए भी वो एम्बैरेसिंग के पात्र हो गए हैं। अमेरिका डेमोक्रेसी जिसके कहा जाता है कि भाई बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है, कई बार लोग सवाल खड़ा करते हैं कि कैसे हमने चुन लिया। तो रिपब्लिकन के जो लोग हैं, जो रिपब्लिकन के साथ खड़े होते हैं, वो कंजर्वेटिव माने जाते हैं। जी। अब कंजर्वेटिव में उन्होंने इतना अच्छा सितारा दिखाया, इतना अच्छा कुछ भविष्य दिखाया, मागा जिसे हम कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये इतना बड़ा उन्होंने तस्वीर दिखाई कि उसके पीछे वो होली है। अब अमेरिका को महसूस हो रहा है, अमेरिकन में रिपब्लिकन्स को भी अब महसूस हो रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि ट्रंप की रेटिंग कभी भी ऊपर नहीं गई, आ पाई। हमेशा नीचे खिसक रही है, चाहे युद्ध हो या युद्ध के बाद हो। सर डोनाल्ड ट्रंप ना इससे पहले अमेरिका का कोई ऐसा राष्ट्रपति हुआ और ऐसी नज़ीर उन्होंने खड़ी कर दी है, आने वाले वर्षों में भी ऐसा कोई राष्ट्रपति होगा ये कहना मुश्किल है।